क्या हुआ? फिजिक्स अभी भी दिक्कत दे रही है? अभी भी इसके तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन पा रहे हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने बीत गए हैं और बस केवल अब 6 महीने बाकी हैं। तो क्या तुम्हारे पास आने वाले 6 महीने के लिए ऐसा कुछ प्लान है जिसमें तुम अपनी फिजिक्स को कंप्लीट कर पाओ? पिछले 10 साल में नीट के पेपर में एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, किन चैप्टर्स से क्वेश्चंस बनाए गए हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चंस के आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, मैंने उन चैप्टर्स को एनालाइज कर लिया है। मैंने उन चैप्टर्स की एक लिस्ट बना ली है और अगर तुम उन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर लो तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम उन चैप्टर्स को सॉल्व करके, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस करके ये इंश्योर कर सकते हो कि नीट के पेपर में तुम्हारे 100+ मार्क्स आ जाएं। तो क्या उन चैप्टर्स की लिस्ट तुम जानना चाहोगे? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आने वाले 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं कि तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट एग्जैक्टली कैसी दिखनी चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप उन 8 चैप्टर्स का नाम जरूर जानना चाहते हैं जो ये इंश्योर करेंगे कि आपका नीट 2026 में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे उन 8 चैप्टर्स की लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सब जानते हैं, द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ने की गलती कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट नहीं है या जिसके मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ी सी कमजोरी है, कम क्वेश्चंस हो पाते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स को आपको एक्सेलेंट रूप में कंप्लीट करना है। ऐसे कंप्लीट करना है कि आपसे इसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसमें आपके छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स। तो छोटे छोटे चैप्टर्स की लिस्ट होती है जिनको आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। मतलब इट इज़ नॉट अ 1 डे और 2 डे थिंग, बट 5 दिन के अंदर आप आराम से मॉडर्न फिजिक्स एक वीक का टारगेट बना के कंप्लीट कर सकते हैं। और जितनी मेहनत करेंगे उतना फल भी मिलेगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा फल मिलेगा। 11 से 12% का वेटेज होता है, मैं कम लिख रहा हूँ पर 11 से 12% का वेटेज होता है हमारी मॉडर्न फिजिक्स का। सो मॉडर्न फिजिक्स शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर 1। सेकेंड नंबर पे भी एक ऐसी चैप्टर आता है जो कि 12th का ही है और बुक 2 का ही है। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, तो रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा हमारे लेंस से होती है, प्रिज्म से होती है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से होती है। तो आप ज़्यादा अगर फोकस करना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। आपके रे ऑप्टिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से बन जाएंगे। इसका वेटेज भी कोई मामूली वेटेज नहीं है, 7%। मतलब लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स से आते ही आते हैं। तो आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए आपका ऑप्टिक्स। कहीं ना कहीं ये बुक 2 के चैप्टर्स जो होते हैं क्लास 12th की, ये बुक 2 के जो चैप्टर्स हैं इनका वेटेज कुछ अच्छा सा होता है, 11%, 7%। और अच्छी बात क्या है, इनको कवर करना भी आसान है। ऑप्टिक्स को कवर करने के लिए अब आप इसे 1 हफ्ते का टाइम ले सकते हैं। तो 1 हफ्ता आपने मॉडर्न फिजिक्स को दे दिया, 1 हफ्ता आपने पूरा का पूरा ऑप्टिक्स को दे दिया। तीसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में आता है वापस से 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पढ़ना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में या डाइवर्स नहीं होते हैं। आप अगर उसको पढ़ना सीख गए, करना सीख गए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आप बना ले जाते हैं। 6 से 7% इसका वेटेज है, मैं फिर भी कम लिख रहा हूँ, बट 6 to 7% इसका वेटेज है। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो आप इसमें एक तो सर्किट को अच्छे से पढ़ के जाएं, सर्किट्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सर्किट्स को पढ़ के जाएं। साथ ही साथ पावर के टर्म को अच्छे से डिस्कस करके जाएं, पावर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके जाएं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन सर्किट्स एंड पावर्स के बीच में आ जाते हैं। चौथे नंबर पे वापस से 12th का एक चैप्टर डालता हूं और ये चैप्टर तो मतलब मैं कहता हूं 2 दिन में कवर करने लायक चैप्टर है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट अपने में एक ऐसा चैप्टर है जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा फेजस डायग्राम वगैरह सीखने पड़ते हैं, पर एक बार आप अगर सीख गए तो फिर इसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। तो एसी भी लगभग लगभग 6%, लगभग मैं छोटा लिख देता हूँ, 5% के आसपास वेटेज रखता है। मैं थोड़ा कम वेटेज लिख रहा हूँ बट एक्चुअल वेटेजेस इनसे थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो पिछले 10 साल के एनालिसिस के अनुसार एसी में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
एसी में अगर आपको पढ़ के जाना है तो आप कहाँ से पढ़ के जाएं? एक तो आप एलसीआर सर्किट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। साथ में आप ट्रांसफॉर्मर को भी डिस्कस करके जाएं, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। इसके बाद चलिए थोड़ा सा 11th के चैप्टर्स की लिस्ट बना लेते हैं, थोड़ा 11th के चैप्टर्स को भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो 11th में मुझे जो लगता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है आपका रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कितना डेप्थ में जाना है और इसमें कौन से चैप्टर्स पे एग्जैक्टली टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो रोटेशनल मोशन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, गारंटीड क्वेश्चन है। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे आपको फोकस करना है। सेकंड नंबर पे आप फोकस कर सकते हैं टॉर्क पे, जिसमें आप थोड़ा कम फोकस करिए, बहुत डिटेल में मत जाइए। पर अगर थोड़ा डिटेल में और जाना है तो जाइएगा एंगुलर मोमेंटम में। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, इससे क्वेश्चन आने की अच्छी खासी उम्मीद होती है। तो एमओआई, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन, इन 3 जगह से क्वेश्चंस की बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है। रोलिंग मोशन हमारे अब सिलेबस में उतना नहीं आता, अगर आएगा भी तो बेसिक लेवल का आएगा। तो रोटेशनल मोशन लगभग लगभग वापस से 5% हमारा वेटेज रखता है। अब आता है 6th नंबर। 6th नंबर पे मैंने मैकेनिक्स का कोई चैप्टर नहीं डाला है। 6th नंबर पे मैंने रखा है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब क्या है, हमारे पास थर्मल फिजिक्स नाम का एक बड़ा सा यूनिट है। पर थर्मल फिजिक्स में शुरू में आता है कैलोरीमेट्री, फिर आता है थर्मोमेट्री, और फिर थर्मोमेट्री के बाद हम पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन, फिर पढ़ते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। पर इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादा। कभी कभी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में कंडक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन तो उससे भी ठीक ठीक क्वेश्चन बन सकता है थर्मल स्ट्रेस से, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं अगर आपको अपने परसेंटेज और बढ़ाने हैं। पर अगर आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होना चाहते हैं कि सर अभी अभी के लिए बताओ फिलहाल क्या करना है, तो फिलहाल उस पार्ट को छोड़ के आप केटीजी पे फोकस करिए और थर्मोडायनेमिक्स पे फोकस करिए। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको 2 जगह फोकस करना है। 2 जगह क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला, केटीजी में आपको जो आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिक यूजेस होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे यूज़ की जाती है, बस वो ध्यान देखना। पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी, और उसके क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम होते हैं, पहले उस पर फोकस करना है। दूसरा, आपको प्रोसेसेस पे फोकस करना है। आपके अलग अलग टाइप के प्रोसेस कैसे होते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट लॉ पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, इन पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रोसेस एज अ होल आप फोकस करिएगा, आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बन जाएगा। और इसका वेटेज भी कोई कम नहीं है, अराउंड 6 to 7% इसका वेटेज होता है। मतलब आपको 3 क्वेश्चन के आसपास मिलने ही मिलने हैं। 7वें नंबर पे मैंने आपके लिए रखा है एक ऐसा चैप्टर जो आपको 11th क्लास की शुरुआत में पढ़ा दिया जाता है। नहीं, अभी यूनिट डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में 1D एंड 2D 2 पार्ट्स होते हैं, 1D प्लस 2D, जिसमें आपको 3 जगह से क्वेश्चन बनता है। काइनेमेटिक्स में थ्री प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड द क्वेश्चंस फ्रॉम। पहला आपका क्वेश्चन बन सकता है मोशन अंडर ग्रेविटी से। मोशन अंडर ग्रेविटी से तो एक क्वेश्चन के बनने के हाईली चांस होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। दूसरा आपका ग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है एक। और तीसरा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बेसिक काइनेमेटिक्स जो होती है उससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके काइनेमेटिक्स 1D 2D से बनते हैं, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे मतलब लास्ट नंबर पे मैं रखना चाहूँगा एक चैप्टर जो कि 12th का है। पढ़ने में थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको लिस्ट के एंड में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 एंड 2 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें एक पार्ट में आप फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं। दूसरे पार्ट में आप पोटेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटर्स के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर का भी वेटेज मैं काइनेमेटिक्स का लिख देता हूँ 5%, और इस चैप्टर का वेटेज लगभग 6% होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब 6 से 7 दिन देने पड़ेंगे आपको। ऑलमोस्ट जितनी भी लिस्ट मैंने बनाई है इसमें आप कुछ कुछ चैप्टर, जैसे ये वाले चैप्टर्स 7 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाला चैप्टर 7 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ विद प्रैक्टिस, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आराम से 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है। एसी, जैसा मैंने बोला, फायदे का टॉपिक है, एक अच्छा सौदा है, 2 डेज। रोटेशनल मोशन, अगर आप जो टॉपिक्स मैंने बोले वही फोकस करें और जितना डेप्थ मैंने बोला उतना फोकस करें, तो आप इसको 5 दिन में बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। केटीजे थर्मोडायनेमिक्स को टाइम दीजिए, भागिए मत इधर उधर, आराम से टाइम दीजिए। 7 डेज का टाइम दीजिए, 2 दिन आराम से केटीजे को पढ़िए,
3 से 4 दिन थर्मोडायनेमिक्स को पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, हर टॉपिक पे 50-50, 40-40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। काइनेमेटिक्स को भी आप आराम से 7 डेज का टाइम दीजिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप 6 to 7 डेज का टाइम दिए, ज़्यादा डेप्थ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग आप देखोगे तो 5 से 6 हफ्ते, मतलब लगभग 1.5 महीने के अंदर आप ये हासिल कर सकते हो। और मैंने ये लिस्ट इसलिए नहीं बनाई है कि आपको यही करना है, मैंने लिस्ट इसलिए बनाई है कि अगर आपको शुरू में एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं और हम फुल टेस्ट दे रहे हैं, हम फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम फिजिक्स में फुल लेंथ टेस्ट में 80 से 100 नंबर जल्दी ला पाएँ। और अगर आप मान लीजिए दिसंबर के मंथ में बैठे हैं और आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, तो क्या डिमोटिवेशन होगा जो आपको वैसे ही हरवा देगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, उसके बाद आप पहले ही हार मान चुके होंगे। पर अगर इन चैप्टर्स को पहले कवर कर लेते हैं तो 80 से 100 नंबर आपके गारंटीड हो जाएंगे, अगर आपने उनको अच्छी तरीके से कवर किया, और दिसंबर तक आप एक 100 नंबर की स्टेट पे पहुंच गए होंगे। अब आपके पास बचता है जनवरी, फरवरी, मार्च। इन 3 महीनों में आप इन चैप्टर्स को तो और स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ कि इनके अगले चैप्टर्स क्या होने चाहिए, उसकी लिस्ट क्या होनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि शुरुआत के लिए आप इन 8 चैप्टर्स की लिस्ट से स्टार्ट करिए। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में हम छोटे छोटे चैप्टर्स बना सकते हैं, जिससे हमारा परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, मार्क्स भी बूस्ट होंगे। कहीं ना कहीं हर चैप्टर में 4-4 नंबर हमें मिलते जाएंगे, तो 104, 108, 112, 120 ऐसे नंबर हमारे बढ़ते चले जाएंगे। और हमें मार्च के मिड तक या फेब के एंड तक वो फीलिंग आ जाएगी कि हाँ, हमारे फिजिक्स में 120, 125 नंबर बनने स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस भी राइज करेगा, प्रायोरिटी भी आपकी मैंने सेट कर दिया, और आप इस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 8 चैप्टर्स की लिस्ट दे दी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टाइम इंतज़ार कर रहे हैं, सर क्या आप हमारी किसी तरीके से मदद कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। सो आई एम गोइंग टू लॉन्च द 2.0 वर्जन ऑफ माई मंजिल सीरीज। अब मंजिल सीरीज हमने पिछले साल भी स्टार्ट करी थी, बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ाया था उसके अंदर, और इस साल भी स्टार्ट कर रहे हैं। बस इस बार डबल एनर्जी के साथ, डबल एफर्ट्स के साथ, एक नए तरीके से, एक नए सिरे से, पूरा ध्यान रखते हुए कि नीट का पेपर कहाँ से बनाया जाता है और कितनी डेप्थ तक हमें पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ों का ध्यान इस सीरीज में मैं रखने वाला हूँ। एंड मैं आपको एक, मेरी टीम ने वैसे मना किया है, बट मैं आपको एक छोटा सा लीक दे देता हूँ कि इसको मैं इसी साल, इसी वीक इनफैक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इसको जनवरी या फरवरी में स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको इसी महीने, इसी वीक में स्टार्ट करने वाला हूँ। बट इसकी डेट क्या होगी, ये चलो आप लोग गेस कर लेना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डेट मेंशन कर देना कि क्या डेट होनी चाहिए, तो मैं इसको उस डेट पे स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग का इंतज़ार करूंगा, आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आप लोग डेट कमेंट कर देना और मैं इसको उसी दिन से स्टार्ट कर दूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट एवर पॉसिबल सीरीज फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से मैं अपना 100% झोंकूंगा, पर केवल मेरे अपने 100% देने से कुछ नहीं होता, आपको भी अपना 100% देना है। तो इसका प्लानर कैसा होने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बता दूंगा, पर उससे पहले आपको इसकी डेट कमेंट करनी है कि क्या डेट होनी चाहिए इसकी। अगर आप कोई हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे बैचेस में, जो मेरे पेड बैचेस हैं, तो आप कोई भी कोर्स इस टाइम बाय कर सकते हैं, आपको 60% ऑफ मिल जाएगा, बट यू हैव टू यूज़ द कोड TOP01। तो आप TOP01 कोड यूज़ करेंगे, आपको सारे बैचेस पे अभी ऑफ भी मिल जाएगा। तो नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस के लिए यू कैन ज्वाइन माई बैचेस। मेरे रेगुलर बैचेस चल रहे हैं जिनके अंदर मैं 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आप मेरे को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जिन चैप्टर्स की लिस्ट मैंने आपको दी है, अगर आप उन चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अपने 12th के सिलेबस में वहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आई थिंक द लीक इज़ हेयर। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितनी जल्दी, कितनी एफिशिएंटली, कितने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। एंड बोला जाता है ना कि स्ट्रैटेजीज देखना एक चीज़ होती है और स्ट्रैटेजीज फॉलो करना एक बिल्कुल डिफरेंट जोन होता है। तो मैं चाहता हूँ इस समय आप सारी स्ट्रैटेजीज केवल देखें नहीं, उनको फॉलो भी करें। तो इस लिस्ट को अपने घर पे बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए घर पे, और इस लिस्ट में जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाए अपने टारगेट के साथ उनको टिक करते चलिए। तो आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में बनाता चलूँगा और आपको गाइड करता चलूँगा, और बाकी और अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2026। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।